हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फिशर प्रक्षेपण सूत्र में जब कार्बनिक यौगिकों को लिखा जाता है तो आरएस नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में यौगिक का जब सूत्र लिखा हुआ है तो प्रथम विधि में सबसे पहले क्या आता है, कीरेल केंद्र से जुड़े विभिन्न परमाणु या समूह को वरीयताक्रम ऊपर बताए गए अनुक्रम नियम के द्वारा निर्धारित करते हैं। अनुक्रम नियम में हमने वरीयताक्रम प्रायोरिटी किसको मिलेगी फर्स्ट, उसके आधार पर हमने देखा था कि किसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर निर्धारित करेंगे अनुक्रम नियमों के आधार पर। फिर सेकंड पॉइंट आता है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र को इस प्रकार से प्रक्षेपित करते हैं कि न्यूनतम क्रम वाला समूह या परमाणु ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर या नीचे आए। हमें पता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा दृष्टा से दूर होती है और जो क्षैतिज रेखा होता है वो दृष्टा की ओर होती है। तो जो न्यूनतम ग्रुप आता है, चौथा ग्रुप जो रहता है, वो इस रेखा के या तो ऊपर की तरफ आना चाहिए या नीचे की तरफ आना चाहिए आए। और इस प्रकार से प्रक्षेपण को कीरेल केंद्र पर 2 बार समूह के अंतर परिवर्तन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं आता है, जैसे अगर न्यूनतम वरीयता वाला समूह, जैसा कि हम जानते हैं, यदि न्यूनतम वरीयता वाला जो समूह होता है वो अगर क्षैतिज रेखा पे आता है, यहाँ पर आया चौथा, तो हमें पता है अगर 2 बार इसका अंतर परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन पे वही यौगिक हमें मिलता है जो कि स्टार्टिंग वाला यौगिक होता है। अगर एक बार परिवर्तन करते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब भी मिलता है और 2 बार परिवर्तन करने पर हमें वही यौगिक मिल जाता है जो यौगिक की हम बात कर रहे होते हैं। तो प्रथम समूह को यहाँ पर है तो उसको 2 बार अंतर परिवर्तन कैसे करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और एक बार अंतर परिवर्तन तो ये हो गया, और यहाँ वाला ग्रुप था उसको इधर ले जाएंगे और जो यहाँ वाला ग्रुप था वो इधर आ जाएगा। तो 2 बार अंतर परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से हम वही यौगिक प्राप्त कर लेते हैं संरचना में। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है, उच्च वरीयता क्रम से निम्न वरीयता क्रम वाले समूह की दिशा दक्षिणावर्त होने पर हम उसको आर कहेंगे और वामावर्त होने पर हम उसे एस विन्यास कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के रूप में ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 1 नंबर किसको मिला हुआ है, यहाँ 1 नंबर सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो उसको मिलेगा। उसके बाद कार्बन और कार्बन है दोनों पॉइंट पे। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इससे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो दूसरा इसको मिल जाएगा, तीसरा इसको और चौथा इसको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें चौथा ग्रुप किधर आ गया, ऊर्ध्वाधर रेखा पर, जो कि हमें चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये वाला था स्टार्टिंग कंपाउंड। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे पहला तो इसको मिला, दूसरा इसको, तीसरा इसको और चौथा इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल बार अंतर परिवर्तन करेंगे। तो हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसने क्या किया, इसने सबसे पहले H को तो इधर ले गया और OH को किधर ले गया, OH को इधर ले गया। एक परिवर्तन तो ये हो गया। इस तरीके से द्वितीय परिवर्तन क्या करा, ये H को इसने नीचे ले गया और CH2OH को ऊपर ले गया। इस प्रकार करने पर चौथा जो समूह आएगा वो कहाँ आ गया, चौथा समूह आप लोगों को दिख रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर आ गया, जो कि हमारे नियम यही कहता था कि जो सबसे न्यूनतम वरीयता वाला समूह है वो ऊर्ध्वाधर रेखा के या तो ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए। अब 1 से 3 की तरफ चलेंगे तो दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो इसका विन्यास क्या आ जाएगा, आर विन्यास हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं लैक्टिक एसिड का। तो इसमें प्रथम परिवर्तन, इसमें चौथा समूह कहाँ है, पहले तो हम वरीयता देते हैं तो पहली वरीयता इसको मिलेगी, दूसरी इसको, तीसरी इसको और चौथी इसको। तो अब देखिए चतुर्थ समूह का है क्षैतिज रेखा पर, हमें उसको कहाँ पे लाना है, हमें उसको लाना है ऊर्ध्वाधर रेखा पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले तो प्रथम परिवर्तन में OH को इधर ले गए, H को इधर ले गए, ये हो गया प्रथम परिवर्तन, और द्वितीय परिवर्तन में H को नीचे ले गए और CH3 को ऊपर ले गए। तो इस तरीके से आ गया। अब जब इसको 1 से 3 की तरफ बढ़ते हैं तो वही दक्षिणावर्त रोटेशन हो रहा है, तो ये आर विन्यास हो गया। तो इस तरीके हमने देख लिया। अब द्वितीय विधि में क्या होता है, द्वितीय विधि में जो ग्रुप जहाँ पर होता है न्यूनतम ग्रुप उसको वहीं पर रखते हैं, और यदि वो क्षैतिज रेखा पर होता है, क्षैतिज रेखा पर होता है तो जो विन्यास अपने को 1 से
3 की तरफ बढ़ने पर मिलता है वो काल्पनिक विन्यास होता है और जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं। कब? जब न्यूनतम वरीयता वाला समूह कौन सी रेखा पर हो? क्षैतिज रेखा पर हो। तो उस कंडीशन पे उस कंडीशन में अगर 1 से 3 की तरफ दाएं तरफ बढ़ रहे हैं तो वो काल्पनिक विन्यास होगा जो कि आर कहलाएगा, लेकिन उसका वास्तविक विन्यास क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसको देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर न्यूनतम वरीयता वाला समूह कहाँ पर है? क्षैतिज रेखा पर है। अब जब हम 1 से 3 की तरफ बढ़ते हैं तो कैसा रोटेशन हो रहा है? दायां, दक्षिणावर्त। तो काल्पनिक विन्यास हो गया आर, लेकिन वास्तविक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका एस हो जाएगा, क्योंकि जब इसको फोर्थ समूह को हम ऊर्ध्वाधर रेखा पर आएंगे तो इसका विन्यास एस ही हमने को मिलेगा। और इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर 1 से 3 की तरफ बढ़ने पर कौन सा हो जाता है? वामाव्रत। तो ये तो काल्पनिक है, लेकिन वास्तविक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका आर हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा। लैक्टिक एसिड का भी इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या बातें हैं आरएस पद्धति के बारे में, ये देख लेते हैं। आर संकेत व एस संकेत डी एवं एल के समरूप प्रयोग किए जाते हैं। संकेत आर एवं एस त्रियुम संरचना के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, जबकि डी एवं एल रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है, संकेत आर एवं एस उन यौगिकों को दिए जाते हैं जिनके निरपेक्ष विन्यास प्राप्त किए जा चुके हैं। इनका विन्यास रासायनिक श्रेणियों के साथ कोई संबंध नहीं होता है, मतलब आर एस डी एल में और स्मॉल डी और स्मॉल एल में किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं पाया जाता है। संकेत आर एवं एस संकेत डी एवं एल के समान समावेशी ध्रुवण घूर्णन की दिशा प्लस या माइनस को प्रकट नहीं करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बता दिया है, जो प्लस और माइनस है वो हमेशा हमेशा एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक रूप से निर्धारित होता है, कभी भी आर एवं एस से पता नहीं चलेगा। जिसकी संरचना आर है वो दक्षिणाव्रत भी हो सकती है और वो वामाव्रत भी हो सकती है। उसी प्रकार जिसकी संरचना एस है वो दक्षिणाव्रत वामाव्रत कोई सी भी हो सकती है। आर एस डी एल और प्लस माइनस तीनों में किसी भी तरीके का कोई वो नहीं पाया जाता है। रेसिमिक मिश्रण को आर एस संकेत द्वारा पूर्वलग्नित कर प्रदर्शित कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। यदि आर किसी का दक्षिणाव्रत है तो उसका एस वामाव्रत होगा। इसी प्रकार किसी का आर वामाव्रत है तो उसका एस दक्षिणाव्रत होगा। और इन दोनों की समान मात्रा क्या हो जाएगी? रेसिमिक मिश्रण, जो कि ध्रुवण अगुणक होती है। अब यदि एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक होते तो आर एस पद्धति के अनुसार उनका विन्यास क्या होगा, यह हम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु होता है तो प्रत्येक असममित कार्बन परमाणु का विन्यास हम अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे में प्रत्येक असममित कार्बन परमाणु के बारे में अलग अलग विचार करते हैं। आरएस पद्धति के अनुसार अनुक्रम नियम लगाएंगे, परावर्तन नियम एवं तत्पश्चात उसके आधार पर प्रत्येक असममित कार्बन परमाणु को आरएस संकेत प्रदान किए जाते हैं। वही चीज़ है जिसमें जैसे यहाँ पर 2 असममित कार्बन परमाणु है। प्रथम उसमें एक ये हो गया और एक तो जो थर्ड वाले पोजीशन वाला है और एक ये वाला हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही अनुक्रम नियम लगाएंगे, वही सारे रूल्स लगेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हर एक के लिए अलग अलग विन्यास प्राप्त हो सकता है हमें। तो देखिए यहाँ पर जो 2C है उसके लिए आ रहा है 2R और थर्ड कार्बन के लिए आ रहा है 3R। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड कार्बन के लिए आ रहा है 2S और थर्ड कार्बन के लिए भी आ रहा है 3S। और यहाँ जो तीसरे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 2R और 3S आ रहा है। तो हर एक असममित कार्बन को अलग से हम निकालते हैं R और S। और जैसे उसमें कैसे नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, कैसे वरीयता दी जाएगी। देखिए इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 1 नंबर इसको प्रायोगिकता मिलेगी। इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन, इधर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 बार जुड़े हुए हैं तो इसको 2 नंबर, नीचे को 3 नंबर, इस वाले कार्बन को 3 नंबर दिया जाएगा और इस वाले को हाइड्रोजन को 4 नंबर। और इसी के आधार पर देख लिया जाएगा। अब ये 4 नंबर किस पर है, क्षैतिज रेखा पर, तो इसका रोटेशन किधर की तरफ हो रहा है। देखिए इसका रोटेशन हो रहा है ये 1 से 2 और ये 3 एस हो रहा है। लेकिन ये 4 नंबर कहाँ पर है, क्षैतिज रेखा पर। तो एस तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक, और वास्तविक हो जाएगा आर। तो दूसरे नंबर का कार्बन है तो दूसरे नंबर के कार्बन की जो संरचना आएगी वो 2R। और इसी प्रकार से तीसरे कार्बन की देखिए आप, वही 1 नंबर किसको मिलेगा, यहाँ पर इस कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे 1 नंबर तो इसको मिल गया।
2 नंबर किसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिल जाएगा, 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर वही किस पर है, 4 नंबर है क्षैतिज रेखा पर। तो अब हम 1 से 2, 2 से 3 जाते हैं तो एस आ रहा है अपने पास। ये तो हो गया काल्पनिक, क्योंकि 4 नंबर किस पे, क्षैतिज रेखा पे। तो एस का उल्टा क्या होता है, आर। तो तीसरे वाली कार्बन की क्या पोजीशन रहेगी, 3R। इस तरीके से हमने ये निर्धारित किया। अब आगे हम बात करते हैं। इसी प्रकार टार्टरिक अम्ल का हो जाएगा। 2 त्रिविमजनी केंद्रयुक्त किरेल कणों की त्रिविम संरचना। अब हम ऐसे अणु पर विचार करते हैं जिसमें 2 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, परंतु दोनों कार्बन परमाणु उपस्थित सभी परमाणु या समूह समान प्रकार के नहीं है। जैसे 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। तो इस यौगिक के 4 त्रिविम समावयवी 2 की पावर n या n त्रिविमजनी केंद्रों की संख्या है, संभव है। C2 पर निरपेक्ष विन्यास R या S हो सकता है। इसी प्रकार C3 पर भी R या S विन्यास हो सकता है। अतः इन 2 त्रिविमजनी केंद्रों के 4 जोड़े संभव है। तो कितने हमें विन्यास मिलेंगे वो हम देखते हैं। तो या तो इसने देखा तो उसके लिए क्या उसने फॉर्मूला रखा 2 की पावर n, या n क्या है, त्रिविमजनी केंद्रों की संख्या कितनी है, 2। तो 2 की पावर 2 कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4। ये 4 इसके संरचना संभव है। त्रिविम समावयवी यौगिक 1 एवं 3 प्रतिबिंब समावयवी है। 1 एवं 2 आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी है। इसी प्रकार 3 एवं 4 भी प्रतिबिंब समावयवी है, परंतु 1, 3 एवं 4 का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ये जो 1 है ये इसका 3 और 4 का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो क्या है ये, तो इसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर यानी विमृम समावयवी। ऐसे त्रिविम समावयवी 3 एवं 4 और 3rd, 1st एवं 2nd के विमृम समावयवी कहलाते हैं। 2 त्रिविमजनी केंद्रयुक्त अणु को उसके प्रतिबिंब रूप में बदलने के लिए दोनों केंद्रों पर विन्यास बदल देते हैं। इस प्रकार विमृम समावयवी में बदलने के लिए केवल एक केंद्र पर ही विन्यास बदलते हैं, दूसरे पे सेम रहता है। प्रतिबिंब में तो क्या होगा, देखो दोनों पे विन्यास बदल गया है। पहले OH किधर था, राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड। यहाँ पर एक OH तो राइट हैंड सेम है और एक OH किधर चला गया, लेफ्ट हैंड। तो एक पे तो विन्यास सेम होता है, एक पर विन्यास अलग होता है। तो ये क्या कहलाता है, इसका डाइस्टीरियोमर कहलाता है। तो ऐसे विभिन्न त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, अप्रतिबिंबित त्रिविम समावयवी या विभिन्न समावयवी कहलाते हैं। और इनके क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनके प्रकाशन गुणन की मात्रा एवं चिन्ह भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि उपयुक्त 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल के त्रिविम समावयवी के बारे में बताया गया था। ये रहा, इसके बारे में हमने बताया था। अब ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, प्रतिबिंब समावयवी, लेकिन ये और इसका क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, विमृम समावयवी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एरिथ्रो एवं थ्रियो डाइस्टीरियोमर के बारे में। तो देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट, ये टॉपिक। 2 त्रिविमजनी केंद्रयुक्त अणु के विमृम समावयवी में विभेद करने के लिए रसायनज्ञों ने विमृम समावयवी के फिशर प्रेक्षण पर आधारित नामकरण की पद्धति दी। इसके अनुसार यदि कार्बन परमाणु श्रृंखला लंबवत हो और फिशर प्रक्षेपण में समान समूह या परमाणु श्रृंखला के एक ही और हो तो इन्हें एरिथ्रो त्रिविम समावयवी कहते हैं। समान समूह या परमाणु श्रृंखला के विपरीत और होने पर इनको हम थ्रियो त्रिविम समावयवी कहते हैं। देखिए अगर एक ही तरफ होते हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, एरिथ्रो त्रिविम समावयवी। और यदि अलग अलग होते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, थ्रियो त्रिविम समावयवी। इस प्रकार हमने देखा कि ये तो थ्री हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, एरिथ्रो। यदि दोनों समान ग्रुप सेम साइड होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रो त्रिविम समावयवी। और अगर विपरीत दिशा में होते हैं तो इनको बोलते हैं त्रिविम समावयवी। ये इस प्रकार 1 एवं 2 एरिथ्रो एवं 3 एवं 4 थ्रियो त्रिविम समावयवी है। ये एरिथ्रो एवं थ्रियो रूप अपने दर्पण प्रतिबिंब भी प्रदर्शित करते हैं। एरिथ्रो समावयवी का दर्पण प्रतिबिंब और थ्रियो का दर्पण प्रतिबिंब विमृम समावयवी के 2 युग्म एरिथ्रो एवं थ्रियो तथा एरिथ्रो एवं थ्रियो नाम सरकरा एरिथ्रोज एवं थ्रियोज के आधार पर दिए गए हैं। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल और आगे दिए गए हैं। अब बात करते हैं 2 त्रिविमजनी केंद्रयुक्त अकिरेल अणु की
त्रिविम समावयवता। ऐसे अणु पर विचार करें जिसमें दो त्रिविम जीवनिक केंद्र उपस्थित है और दोनों त्रिविम जीवनिक केंद्रों पर समान प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है। जैसे 2,3 ब्यूटेन लेते हैं। अब यहाँ पर दो तो त्रिविम जीवनिक केंद्र है और दोनों तरफ समान प्रतिस्थापित गुरु समूह है, तो इस यौगिक से 4 त्रिविम समावयवी होने चाहिए, क्योंकि 2 असमित कार्बन परमाणु उपस्थित है, हमने पीछे देखा था। परंतु इसके 4 त्रिविम समावयवी नहीं होकर 3 ही मिलते हैं। यदि इसके RS अभिविन्यास देखें तो 4 जोड़े संभव है, 2R और 3R, जो अपने को फर्स्ट में बात करते हैं, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड प्रतिबिंब समावयवी संरचना थर्ड 2S 3R का दर्पण प्रतिबिंब रूप परस्पर एक दूसरे में अध्यारोपित किए जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड में सममित तल उपस्थित है, जो कि यौगिक को 2 तुल्यांकीय अर्ध भागों में विभाजित कर देता है और दोनों अर्धभाग एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। अतः यौगिक थर्ड अकेले है। ऐसे यौगिक को मीजो यौगिक कहते हैं। तो मीजो यौगिक में क्या होता है, सममिति का तल पाया जाएगा इसमें। इस वजह से 4 समावयवी ना मिलकर इसमें कितने समावयवी मिल रहे हैं, इसमें 3 ही समावयवी हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि इसमें 2 त्रिविम जीवनिक केंद्र उपस्थित है परंतु ये आंतरिक क्षतिपूर्ति मतलब इंटरनल कंपनसेशन के कारण प्रकाश ध्रुवण अगुणक है, 2,3 ब्यूटेन डायोल के फिशर प्रेक्षण सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे और ये जो समूह है ये एक ही को प्रदर्शित करेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दो तो आपस में क्या है, फर्स्ट प्रतिबिंब समावयवी है, लेकिन ये आपस में प्रतिबिंब समावयवी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या हो सकते हैं, अध्यारोपित किए जा सकते हैं। इसलिए जो ये थर्ड समूह है वो 1 और 2 का क्या हो जाता है, डायस्टीरियो में या विबिंब समावयवी है। और जो थर्ड और फोर्थ है एक ही यौगिक को निरूपित करते हैं, क्योंकि इसमें सममिति तल उपस्थित है। अब इसमें सममिति तल उपस्थित होने की वजह से ही क्या होता है, ये प्रकाशक अगुणक होते हैं। तो इसमें केवल 3 ही संरचना पाई जाती है। ये दोनों एक है तो इनको एक ही संरचना बोलेंगे, एक। दूसरी संरचना ये हो जाएगी और तीसरी संरचना ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये दोनों तो आपस में क्या है, प्रतिबिंब समावयवी, तथा ये आपस में डायस्टीरियोमर है और ये भी आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर है। और जो वेज डेस में हम निम्न प्रकार से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। टार्टरिक अम्ल की एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर टार्टरिक अम्ल की बात करें तो ये दोनों तो आपस में प्रतिबिंब समावयवी हो गया और ये आपस में क्या हो गया, डायस्टीरियोमर। ये भी आपस में क्या हो गया, डायस्टीरियोमर। यहाँ पर 2 त्रिविम जीवनिक केंद्र है लेकिन दोनों तरफ क्या है, समान ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कितने इसमें मिलेंगे, 3 त्रिविम समावयवी मिलेंगे, क्योंकि जो एक समावयवी होगा उसमें आपस में क्या पाया जाएगा, उसमें सममित का तल पाया जाएगा। इसकी वजह से वो ध्रुवण अगुणक होता है। तो देखिए 5 छठा प्रतिबिंब समावयवी है तथा 7 प्रकाशिक ध्रुवण अगुणक है, क्योंकि इसमें सममिति तल उपस्थित होने के कारण यह अकेरेल अणु हो जाता है और इसका दर्पण प्रतिबिंब इस पर अध्यारोपित किया जा सकता है। इसलिए ये क्या कहलाता है, मीजो टार्टरिक एसिड कहलाता है। मीजो टार्टरिक एसिड वो मीजो कंपाउंड्स को होता है जिनमें इंटरनल कंपनसेशन की वजह से क्या होते हैं, वो ध्रुवण अगुणक होते हैं, क्योंकि उनमें सममित का तल पाया जाता है। तो मीजो यौगिक किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक जिसमें 2 त्रिविम जीवनिक केंद्र उपस्थित हो परंतु यौगिक में सममिति तत्व उपस्थित होने के कारण यौगिक अकीरेल हो जाता है, मीजो यौगिक कहलाता है। मीजो यौगिक आंतरिक क्षतिपूर्ति, जिसको हम इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं, के कारण प्रकाश ध्रुवण अगुणक है। ये क्रिया एक ही यौगिक में होती है, अतः इसे रेशमिक मिश्रण की तरह 2 ध्रुवण गुणक के रूप में वियोजित नहीं किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।